मेरे प्रिय निवेशकों, जो मानते हैं कि रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस के दम पर स्टॉक मार्केट में कमाया जा सकता है, उन सभी का मेरी इस एबीसीडी ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए वोडाफोन आइडिया की एक एक्सक्लूसिव एंड डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूँ। वोडाफोन पर लगेंगे ताले या फिर उसका होगा बेड़ा पार। आइडिया क्या कर पाएगा अकेले सर्वाइव या फिर उसका होने वाला है मर्जर। शेयर धारकों को करवाएगा चांदी या फिर रुलाएगा हमेशा के माफिक। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब हम इस एनालिसिस के द्वारा ढूंढते हैं। हम इस कंपनी की टोटल 5 पैरामीटर में जांच करेंगे और हर एक पैरामीटर को हम 5 स्टार में से कोई ना कोई रेटिंग देंगे और उसी हिसाब से उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या रहेगा वो हमें पता चलेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला पैरामीटर है कंपनी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जिस कंपनी 30 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय ग्राहकों से जुड़ी हुई है, जिसका रेवेन्यू ओवरऑल इंडस्ट्री का 32% है, जो रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ प्राइस कंपटीशन में है। अगर उसके मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 850 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, 2 लाख से भी ज़्यादा जीएसएम सेल साइट, 3 लाख से भी ज़्यादा ब्रॉडबैंड साइट और 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा फाइबर नेटवर्क है। जहाँ तक कंपनी के सप्लाई चेन की बात रहे तो वह इंडिया के 50,000 से भी ज़्यादा एरिया में 15 लाख से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट रखती है। ओवरऑल कंपनी के पास अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंस है, पर कंपटीशन इतनी टफ हो गई है जो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफ़ी चिंताजनक है। इसीलिए हम इस कैटेगरी को 3 स्टार देते हैं। दूसरी कैटेगरी है कंपनी का बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट। कंपनी का बिजनेस मॉडल प्राइमरी कस्टमर को लाकर उनको रिटेंशन करना है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, एआरपीयू बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करना है। जियो और एयरटेल को कंपटीशन देने के लिए उन्होंने सेंट्रलाइज क्रेडिट और कलेक्शन सिस्टम भी चालू कर दिए हैं। रविंद्र ठाकुर, जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में 25 साल से भी ज़्यादा अनुभव रखते हैं। जिनके पास प्रमोटर की बात की जाए तो इंडिया की जाने माने आदित्य बिरला ग्रुप और यूरोप की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन भी है। पर अभी तक की बात करें तो जियो के साथ कंपटीशन करने में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हिला के रख दी है। इसीलिए हम इस कैटेगरी को सिर्फ 3 स्टार ही देंगे। तीसरा और अहम पैरामीटर है कंपनी का ग्रोथ रेशियो। कंपनी का रेवेन्यू और मार्केट शेयर करीबन 4 साल पहले अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा था, पर इस साल मार्च 2020 और पहले क्वार्टर में कंपनी का एजीआर मामलों के चलते हुए कंपनी ने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा लॉस बुक किए हुए हैं, और जो साफ साफ बता रहा है कि आगे की फ्यूचर में टैरिफ हाइक चलते ही कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सुधर सकती है, जिसके लिए हम कंपनी को इस पैरामीटर में केवल 2 स्टार देंगे। अगला पैरामीटर है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। पिछले 3 साल से अगर देखा जाए तो डेटा और कॉल की चार्ज दिन प्रतिदिन कम होती रही है, जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी असर हुआ है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा एजीआर मामला, इसके चलते कंपनी को कर्ज लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आगे चलते कंपनी को 5G लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के लिए भी इन्वेस्ट करना रहेगा, जो इस कैटेगरी में कंपनी को केवल 1 स्टार ही प्राप्त कर पाती है। हमारा अगला पैरामीटर है कंपनी का कैश फ्लो रेशियो। हर एक कंपनी के लिए ये काफ़ी मायने रखता है। अगर हम वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात करें तो कंपनी की नेट इनकम मार्जिन नेगेटिव हो चुकी है और ऊपर से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। भले ही एरिक्सन जैसी बड़ी कंपनी और आदित्य बिरला जी जितने बड़े प्रमोटर हो, पर उनके द्वारा कोई फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। ऊपर से बैंक से कर्ज मिलने भी दिक्कत हो रही है। अगर हम बात करें तो उनके ऊपर 50,400 करोड़ से भी ज़्यादा टेलीकॉम डिपार्टमेंट की लाइसेंस फ़ी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसलिए इस कंपनी को कैश की काफ़ी ज़रूरत है। तो इस कैटेगरी में कंपनी को केवल हम 1 स्टार ही दे पाएंगे। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में।
टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर देखे जाए तो काफ़ी एसेट हैवी गिनाती है और गवर्नमेंट और ट्राई इसको बहुत टाइटली रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से बिजनेस में टर्न अराउंड होना या फिर मैनेजमेंट के लिए कुछ कर पाना काफ़ी दिक्कत आ रही है। हाल ही में कंपनी के द्वारा कुछ जारी की गए प्रीमियम प्लान रेगुलेटर द्वारा लो वायोलेशन के चलते हुए बंद किए गए, जो कंपनी को नियर टर्म में काफ़ी लॉस दे सकती है। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के कंपटीटर के बारे में, तो जियो की मार्केट वैल्यूएशन आज मार्केट 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा गिन रहा है, जहां पर एयरटेल की वैल्यूएशन 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एजीआर मुकदमा पेंडिंग है, उसके चलते हुए अगर हम देखा जाए तो वोडाफोन के पास 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पेनल्टी है, जहां जियो के पास अगर आरकॉम का कर्ज आए तो उनको भी 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा पे करना है और एयरटेल को 18,000 करोड़ का कर्ज बाकी है। पर एक अच्छी चीज़ की बात करें तो यह है कि ये सारी चिंता के चलते हुए वोडाफोन की प्राइस उनके दोनों कंपटीटर से करीबन 10% ही है। वोडाफोन की मार्केट वैल्यू करीबन 25,000 करोड़ है, जो एयरटेल और जियो की तुलना में काफ़ी कम है। अगर एजीआर का मुकदमा वोडाफोन की फेवर में आ गया, उनको 15 या 20 साल की मुद्दत दी गई, प्लस एयरटेल ने जैसे अभी बताया कि सभी लोग इंडस्ट्री में टैरिफ हाइक करने का सोच रहे हैं, तो उनका ARPU 200 के ऊपर भी चला जा सकता है, जो वोडाफोन की मार्केट वैल्यू करीबन 2.5 लाख करोड़ जितनी कर सकता है। मतलब ये 10 रुपये का शेयर आपको 100 रुपीज़ तक के टारगेट अचीव कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि ये मुकदमा वोडाफोन की फेवर में नहीं आया, तो भी कंपनी के पास इतनी संपत्ति है कि कोई भी निवेशक इसको बिल्कुल खरीदना चाहेगा। पिछले कुछ दिनों में रिलायंस जियो ने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को अपने कैश फ्लो के दम पर एक्वायर कर लिया है और वोडाफोन आइडिया के पास ग्रामीण इलाकों में और ख़ास करके मध्य पूर्व भारतीय राज्यों में काफ़ी अच्छा 2G और 3G कस्टमर बेस है, जो रिलायंस जियो को उसके और आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। दूसरी अगर बड़ी कंपनी की बात की जाए जो वोडाफोन को टेक ओवर कर सकती है, तो वह है अमेज़ॉन। पिछले कुछ सालों में रिटेल बिजनेस में रिलायंस ने पूरे वर्ल्ड में अमेज़ॉन को टक्कर दी है, जो कि अमेज़ॉन जितनी बड़ी कंपनी के लिए कभी भी लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसीलिए अमेज़ॉन रिलायंस को उसी की कंट्री में 30 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर के दम पर मोनोपोली बिजनेस में टक्कर देना ज़रूर पसंद करेगा। तीसरा बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि भारत का लोकशाही तंत्र। आज इतनी बड़ी कंपनी अगर फेल हो जाती है या फिर उस पर ताले लगते हैं तो काफ़ी लोगों की बेरोज़गारी बढ़ेगी और ऊपर से टेलीकॉम बिजनेस में केवल 2 कंपनियां ही बाकी रह जाएगी, जो इंडियन गवर्नमेंट कभी होने नहीं देगी। एरिक्सन जैसे बड़े ग्रुप का भारत छोड़कर जाना बाकी सारी विदेशी कंपनियों के लिए भी काफ़ी डिमोटिवेटिंग करेगा, जो भारत सरकार बहुत अच्छे से जानती है। और आपने अभी का यस बैंक का एग्जाम्पल भी देखा हो, जहाँ पर एक डूबती हुई प्राइवेट, जी हाँ, प्राइवेट बैंक को बंद होते बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अपने पूरे सोर्सेस SBI और LIC को भी लगा लिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष बहुत साफ रख दिया है कि उनको AGR ड्यूज़ लेने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, जो इस पूरी मैटर में वोडाफोन आइडिया के पक्ष में रखती है। तो अब तक आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया फंडामेंटली हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए बनी है और जो लोग अभी के 10 रुपये की प्राइस में उसको बाय करना चाहिए या फिर उसको सेल करना चाहिए, तो मैं आपके साथ एक बेहद सुलझी हुई स्ट्रेटजी रखने जा रहा हूँ, जो इस वीडियो का एक अच्छा खासा निष्कर्ष है। तो जो इन्वेस्टर अपने आप को हाई रिस्क ट्रेडर या फिर कम टाइम में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अभी के दाम पे, जी हाँ, 31 अगस्त 2020 में आपको 9:30 से 10:30 के बीच में जो भी प्राइस में वोडाफोन आइडिया मिल रहा है, उसकी 20% क्वांटिटी उठाइए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1,000 शेयर लेना चाहते हैं, 200 शेयर अभी उठाइए
एजीआर का मुकदमा आए तब 40% यानी 400 शेयर उठाइए। और जब भी वोडाफोन आइडिया 13 का लेवल क्रॉस करे, जो उसका बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन है, तभी बाकी के 400 का परचेस मार्केट से कीजिए, जो आपको करीबन 30 to 35 के टारगेट केवल 2 या 3 साल में देने के लिए सक्षम है। जी हाँ, इसमें आपको स्टॉप लॉस 8 रुपीज़ का पक्का रखना है, क्योंकि 8 रुपीज़ पे काफ़ी बड़ी कंसोलिडेट पैटर्न बनी हुई है। अगर वो ब्रेक करता है तो ये वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 रुपये से भी कम वैल्यू में आ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये डिटेल एनालिसिस और स्ट्रेटेजी कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।